केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। दरअसल चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के काम की समीक्षा करना और पीएम मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है। ऐसे में इस चिंतन शिविर में 2 सत्रों में चर्चा चल रही है। ये चिंतन शिविर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस सेंटर में सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ था। ऐसे में शिविर में गृह मंत्री को मंत्रालय के पेंडिंग कार्यों, वर्तमान में चल रहे कार्यों के साथ साथ गृह मंत्रालय की तरफ से आने वाली समय की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी कई अवसरों पर अपने विजन 2047 के बारे में चर्चा करते रहे हैं। विजन 2047 संकेत के तहत पीएम मोदी ने सभी क्षेत्रों में समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी नीतियों और नौकरशाही प्रक्रियाओं के साथ आने की आवश्यकता पर बल दिया है। ऐसे में ये चिंतन शिविर पीएम के उस विजन को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कई कदमों में से एक है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। जहां विपक्षी पार्टियां इस मामले को कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अतीक अशरफ की मौत के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं होते, यूपी में अब कानून का राज है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमियों को डरा धमका नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो 2 अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। बात करें अतीक अहमद केस की, तो अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल साबरमती जेल में बैठकर भी अतीक लोगों को धमकाने से बाज नहीं आता था। अतीक के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि किस तरह वो सलाखों के पीछे से वसूली का रैकेट चलाता था और मुस्लिम नाम के एक बिल्डर को अतीक ने अपने बेटे को पैसा पहुंचाने को कहा था। अतीक ने कहा था कि जल्दी हालात बदल जाएंगे और अतीक ने इस चैट में ये भी कहा था कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो उधर माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण की भी एक चिट्ठी सामने आई है, जो उसने उमेश पाल हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी थी। शाइस्ता ने चिट्ठी में लिखा था कि उमेश पाल मर्डर केस में उनके और उनके पति अतीक अहमद, देवर अशरफ और बेटे असद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप निराधार है। शाइस्ता के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बेटे अली को शूटर बताने का आरोप भी बेबुनियाद है। चिट्ठी में शाइस्ता ने इसे राजनीतिक रंजिश का मामला बताते हुए कहा कि बसपा ने जब से उन्हें प्रयागराज में मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है, तब से यहां के एक स्थानीय नेता और सरकार के काबीना मंत्री ने साजिश रचना शुरू कर दिया था और उसी साजिश में उमेश पाल की हत्या हुई। आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी अमरावती ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन की योजना बनाई है और जेईसी के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। जॉइंट एक्शन कमेटी ने 18, 25 और 29 अप्रैल को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने मार्च में उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अप्रैल भी खत्म होने को है, पर उनकी समस्याएं वैसी की वैसी हैं। గత 8 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో సిపిఎస్ రద్దు కోసము అలుపెరుగని పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం। గత ప్రభుత్వం సిపిఎస్ విధానం మీద టక్కర్ కమిటీ వేసింది। ఆ రోజు ఆ కమిటీ రాష్ట్రంలోని అన్ని సంఘాలను కూడా మాట్లాడింది, అన్ని సంఘాల అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకుంది। టక్కర్ గారు ఒకటే చెప్పారు మాకు, ఇప్పటికిప్పుడు సిపిఎస్ రద్దు సాధ్యం కాదు, సిపిఎస్ రద్దు అనే అంశం మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోనే ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటే సిపిఎస్ రద్దు చేసుకోవచ్చు, కానీ అప్పటికే ఆనాటి ప్రతిపక్ష నేత ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాదయాత్ర చేస్తూ ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి చోట కూడా నేను వచ్చిన వారం రోజుల్లో సిపిఎస్ రద్దు చేస్తా
जेईसी अमरावती के राज्य अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश राजस्व सेवा संघ के राज्य अध्यक्ष बोपाराजू वेंकटेश्वरलू ने कहा, राजनेताओं को 5 साल पद पर रहने पर पेंशन दिया जा सकता है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। అంటే పెన్షన్ గురించి మాట్లాడాం మేము. వాళ్ళు తీసుకునే పెన్షన్ గురించి ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు పెన్షన్ వచ్చే వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇవ్వటం ఏంటి? ఒక రోజు ఒక సంవత్సరమో అర సంవత్సరమో చేస్తే వాళ్ళకి పెన్షన్లు, అదే కాకుండా 2 సార్లు 2 పదవులు చేస్తే వేరు ఎంపీకో పెన్షన్ ఎమ్మెల్యేకో పెన్షన్, రోజు 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే చేస్తే 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే పెన్షన్లు ఇలా తీసుకుంటున్నారని పెన్షన్ గురించి చెప్పే దాంట్లో భాగంగా చెప్పారు. డబ్బులు అడ్వైజర్లు పెట్టుకోవడం అదంతా ప్రభుత్వ నిర్ణయం. మేము ప్రభుత్వంలో ఉండి మేము ప్రభుత్వ దాన్ని మేము క్వశ్చన్ చేయడం లేదు, మా పెన్షన్ వరకే క్వశ్చన్ చేస్తాం. बोपाराजू ने आगे कहा कि सीएमएफएस को सिस्टम से हटाकर पेंशन को लागू करना चाहिए और अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे और जब तक सरकार जवाब नहीं देती हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल उपाध्याय। दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ गई है। दरअसल रविवार को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की। जिस समय सीबीआई दफ्तर में सीएम केजरीवाल से पूछताछ चल रही थी, तब आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई थी कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसे लेकर पार्टी ने देर शाम इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। हालांकि सीबीआई ने पूछताछ के कुछ देर बाद ही केजरीवाल को वापस भेज दिया। इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर हां तो कब और कैसे, और इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या हैं? दरअसल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है। लेकिन ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेना जरूरी है। धारा यह भी कहती है कि सत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री संसद के और मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इसलिए उन पर भी यही नियम लागू होता है। वहीं क्रिमिनल मामलों में संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन इस मामले में अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेने के बजाय उनको केवल जानकारी देनी होती है। हालांकि संविधान के आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दी गई है। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। कोई अदालत उनके खिलाफ कोई आदेश भी जारी नहीं कर सकती। हाँ, पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये नियम तय करते हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है। अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम की बात में शुरू से मेरा काम बोला है, मैं डांस करता था, मेरा डांस बोला है, मैंने होस्टिंग करी, मेरी होस्टिंग बोल रही है, अब मैं एक्टिंग करूँ, मेरी एक्टिंग बोलेगी। ये सब चीज़ सुर्खियों को उड़ने दो, हम चलते हैं, बढ़ते रहेंगे, है ना। एक्टर कोरियोग्राफर राघव जुआल अपनी आने वाली मूवी किसी का भाई किसी की जान के लिए कमर कस रहे हैं। फिल्म में सलमान खान, पूजा हेगड़े, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम, वेंकटेश दगुवती, भूमिका चावला, विनाली भटनागर, जगपति बाबू, पलक तिवारी और शहनाज गिल जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं। फिल्म की रिलीज से पहले शहनाज गिल और राघव के बीच रोमांस की अफवाहों ने काफी बज़ बनाया हुआ था। इसी के चलते अब राघव ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उनके पास काम के अलावा किसी चीज के लिए वक्त नहीं है। आपको बताता हूँ, एडिटिंग ना बहुत बड़ा एक टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है। एडिटर हमारे देश में या कहीं सिनेमा में एडिटिंग इस बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है सिनेमा का, फिल्म मेकिंग का या टीवी का। तो कल को अगर मैं किसी को लुक दूं और वो लुक में वो किसी को भी फलाना को डाल दें, ढिमकाना को डाल दें, वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैंने ही लुक दिया है। समझ रहे हैं आप? एडिटिंग से तो पूरी फिल्म बनती है। अच्छी से अच्छी फिल्म खराब हो सकती है और बुरी से बुरी फिल्म ठीक हो सकती है एडिटिंग से। तो वही हमारी लाइफ में हो रहा है आजकल। तो ज़्यादा एडिटिंग पे ज़्यादा भरोसा मत करो। अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम की बात में शुरू से मेरा काम बोला है, मैं डांस करता था, मेरा डांस बोला है,
मैंने होस्टिंग करी, मेरी होस्टिंग बोल रही है, अब मैं एक्टिंग करूँ, मेरी एक्टिंग बोलेगी। ये सब चीज़ सुर्खियों को उड़ने दो, हम चलते हैं, बढ़ते रहेंगे, है ना। फिल्म किसी का भाई किसी की जान को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 21 अप्रैल को ईद के मौके पर सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने के लिए तैयार है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 26 अप्रैल को शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई और इस दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, ईडी का काम ये बताना नहीं है कि मंत्रियों के समूह और कैबिनेट में क्या हुआ, बल्कि ईडी का काम ये बताना होना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ तो इससे किसको फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया के वकील दयन कृष्णन ने कहा कि सिर्फ अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। गौरतलब है कि इससे पहले 12 अप्रैल को कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की थी और तब ईडी ने कहा था कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है। खास बात है कि इससे पहले सीबीआई के मामले में विशेष अदालत ने 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अभी मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं 17 अप्रैल को कोर्ट की तरफ से सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, जबकि ईडी मामले में अदालत ने उनकी कस्टडी को 29 अप्रैल तक बढ़ाया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन इस हफ्ते स्टॉक मार्केट्स डाउन है। कल आपको पता है कि बहुत बड़ा एक गिरावट आया था आईटी सेक्टर में, सारे आईटी के शेयर डाउन थे, तो उसकी वजह से पूरा मार्केट नीचे आ गया था। अब ये है कि आज भी मार्केट डाउन है और आईटी सेक्टर आज उतना नहीं गिरा है, लेकिन 183 पॉइंट्स मार्केट आज भी डाउन है, तो लगातार आज दूसरा दिन है। अब ये आपको बता दें कि आज रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसके शेयरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, अच्छा परफॉर्मेंस है। उसका कारण ये है कि फॉर द टाइम बीइंग इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो थम गए हैं उसी लेवल पे, क्योंकि पिछली आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई ने रेट्स नहीं बढ़ाए थे। उसके साथ साथ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बिक्री देखने को मिल रही है। लोग धड़ाधड़ जो है घर खरीद रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए आपके सामने शोभा लिमिटेड आज 7% से ज़्यादा बैंगलोर के डेवलपर हैं। इसके साथ बाकी जो रियल एस्टेट शेयर हैं वो भी आज बढ़े हुए थे। उसके अलावा जो आज तेज़ी रही जिस सेक्टर में वो है फार्मा। देखिए क्या होता है कि जब मार्केट में कुछ ज़्यादा डायरेक्शन नहीं आ रहा होता और जो बड़े मोमेंटम वाले सेक्टर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, तब फार्मा चलना शुरू करता है, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो कि ज़्यादा अप एंड डाउन होता नहीं है, उसका स्टेबल अर्निंग्स होता है। अभी फार्मा की एक्सपोर्ट्स वगैरह की ग्रोथ अच्छी आई है और ऐसी मार्केट में जहाँ डायरेक्शन नहीं है फार्मा शेयर अच्छा करना शुरू करते हैं। तो आज देखिए लुपिन जो है लगभग 6% अप था। उसके अलावा ग्लेनमार्क जो है एक और फार्मा कंपनी, वो 3% स्टॉक आज अप रहा और 52 वीक हाई उसने अपना हिट किया। अब हमारा जो बात करें कि येस बैंक जो है, अब आते हैं बैंक्स की तरफ। येस बैंक जो है जो रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहता है, 16 रुपये 65 पैसे आज बंद हुआ है। 8% से ज़्यादा का येस बैंक में आज जंप रहा, तो ये आज बड़ा गेनर रहा था। उसके अलावा इंडियन बैंक में लगातार तेज़ी चल रही है, FIIs की बाइंग भी आ रही है। कल भी इसमें गेन था, आज भी इसमें गेन है, 3% से ज़्यादा का गेन इंडियन बैंक में। तो आज लगातार दूसरे दिन मार्केट्स डाउन, रियल एस्टेट, फार्मा और कुछ बैंक्स ने आज I like it. Never miss an update.